Hey guys, this is सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7 अगेन। आ जाइए, सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, हल्का फिजिकल और क्लास 12th का चैप्टर 1 यूनिट वन का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया। 3 से 4 लेक्चर्स गए मेरे, और इसको कंप्लीट करने में मतलब ये जो चैप्टर था वो हम लोग का था ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया। अब जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और इसकी ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। सॉरी। इसका जो मैंने पीपीटी बनाया हुआ है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही यूजफुल तरीके से बनाया हुआ है। इसको आप आसानी से जो है देख सकते हो। इसको देखने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले अपनी इस चैप्टर को अपनी किताब से, अपनी बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से समझें, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर आप चाहते हो तो पहले एनसीईआरटी को ही फोकस किया जाता है, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे एंट्रेंस हो, या फिर आपका खुद का होम एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को, चैप्टर नंबर 2 को। इसका आज का टॉपिक जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इसका टॉपिक जो आज का रखूंगा मैं इंट्रोडक्शन एंड उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 1। ठीक है, ये किसके बारे में है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहां से? तो एनसीईआरटी को टारगेट रख के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एनसीईआरटी की बुक दिख रही। जो जो चीजें मैं स्पॉट आउट करा रहा हूं या इस पूरा चैप्टर का एक हल्का इंट्रोडक्शन है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है समझो कि चैप्टर 2 को ध्यान से समझेंगे, और टाइटल से ही अपने आप में पता चल रहा कि हम लोग विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के कंटेंट, कंपोनेंट्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पर स्कैटर्ड है, कहाँ डिस्पर्स्ड, कहाँ क्लस्टर्ड है, कहाँ लीनियर है, कहाँ रूरल, कहाँ अर्बन, या उनकी डेंसिटी कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम, और उनके पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ हो रही तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव हो रही, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो रही, इन सारी चीजों पर फोकस करने वाला। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा टॉपिक होगा। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि पॉपुलेशन की 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है, एक तो वुमन, एक तो मैन। याद रखिएगा, यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन। किसी भी देश की पॉपुलेशन वुमेन और मैन पर ही बेस्ड होती, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी पावरफुल चीज भी होती है यही। हम कह रहे हैं कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा, जो भी चीजें चल रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, आईआईटी, डॉक्टरी, आईएएस, पीसीएस, ये सब कर कौन रहा है? सारी पावर किसके अंदर निहित है? सारी पावर निहित है जो समर्थ करती है, वो करती किसके ऊपर है? तो पीपल पर। तो बोला अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। तो सबसे पावरफुल चीज क्या है? उसकी पॉपुलेशन। इसका मतलब जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी पावर अधिक होनी चाहिए, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ देशों ने कर लिया, कुछ देश नहीं कर पा रहे। जो नहीं कर पा रहे उनके, इनको अभी भी सीख चल रही, धीरे धीरे नई नई पॉलिसीज आ रही, और वही अपने रिसोर्सेस को अगर ठीक से मैनेज कर ले गए तो वो डेवलप कंट्रीज में आ जाएंगे। तो यही हमारा टारगेट होगा आज का, कि हम ये समझें कि आखिर वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी क्या कहती है। तो बताएंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज हमारे पीपल ही हैं, और असली पावर देश किस नाम से जाना जाता है? उनके पीपल के नाम से। और पीपल में, पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 2 ही कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन में, मैन एंड वुमन। मेरी बात समझे? जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेरी बात समझे, अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं, आप इनके बारे में यही पढ़ेंगे। अभी क्या कहता है हमारा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहता है कि भैया 21वीं शताब्दी में अभी देखेंगे तो हमारा ओवरऑल विश्व का पॉपुलेशन कितना हो गया है? 10 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई है। ये बता रहा है अभी लेटेस्ट की बात, याद रखिएगा, 21वीं शताब्दी में। और ये इतने बड़े लेवल पर पहुंचा कैसे? तो समय के साथ ग्रोथ होते होते यहां तक ये पहुंच गया। आइए एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन से संबंधित कुछ बातें हैं जो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा। उन्होंने कहा
कि देखो ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर हर जगह इक्वल ह्यूमन बींग्स हैं। पृथ्वी के ज्योग्राफिकल फीचर के अलावा इकोनॉमिकल और सोशल एक्टिविटीज के बेसिस पर भी कई बारी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोलर वाले रीजन पर, पोल्स पर ठंडी है, बहुत कम लोग रहेंगे। इक्वेटर्स पर बहुत ज्यादा तेज धूप निकलती है और बारिश बहुत होती है और जंगल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कम रहेंगे। डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में कोई नहीं रहना चाहेगा, पहाड़ों पर कम लोग रहते हैं, ज्वालामुखी के पास कोई नहीं रहना चाहेगा। ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी जगह पर नहीं रहती। कैसी जगह रहती है? जहां फेवरेबल सिचुएशंस हो, जहां ज्योग्राफिकल क्लाइमेट्स हो, सॉइल अच्छी हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, माइंस एंड मिनरल्स मिले, प्लेन मिल जाए। जॉब की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सरकार की पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं जहां पर पॉपुलेशन होती। तो उनका जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि देखो वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, अलग अलग जगह पर उनके ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग में फैली हुई। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि भैया इंडिया हैज मेनी प्लेसेस, एशिया हैज मेनी, एशिया है इसके मेनी प्लेसेस ऐसे हैं वेयर पीपल आर फ्यू, जहां पर लोग कम हैं, लेकिन फ्यू प्लेसेस आर आल्सो देयर वेयर पीपल आर मेनी, लेकिन जहां पर कुछ और भी ऐसी जगह हैं जहां पर प्लेसेस कम है लेकिन आदमी ज्यादा है। मेरी बात समझे? इसको ऐसे समझो कि पूरे विश्व का केवल 10% एरिया अगर ले लो, उसमें 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या रहती है, बाकी ब्लैंक है। बाकी को समझो कि बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई नहीं रहता। मुश्किल से 10% लोग रहते होंगे, बाकी ये 10% जो है प्लेस, इसमें 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती, और बाकी जो 10% बच गई, ये जो 90% जो जगह बच गई, इसमें केवल 10% लोग फैले फैले रहते। मेरी बात समझ आई? ये एक स्टेटमेंट कहता है, देखो ये मैं पढ़कर बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भैया 90% द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। 90% लोग एक छोटी सी जगह में रहते, बाकी जगह खाली है। मेरी बात समझे? और इसी को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि याद रखिएगा कि 10 ऐसी बड़े देश हैं जिसमें पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से 6 देश तो एशिया में ही है। तो एशिया मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री, कंटिनेंट हो गया। 6 ऐसे देश हैं जो एशिया में। इसको भी मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि विश्व में कम से कम 200 प्लस देश हैं। इन 200 प्लस देशों में केवल 10 देशों की बात करें तो पूरे विश्व का 60% जनसंख्या इन्हीं 10 कंट्रीज में रहता है। बाकी 40% जनसंख्या कहां जा रही? तो बताएंगे कि सर वो 196 देशों में रहते। मेरी बात समझे? और दूसरी चीज कि ये 10 कंट्रीज में जो 60% रहते, इनमें से 6 कंट्रीज तो एशिया में पाई जाती। तो मतलब कि अगर आप इस चार्ट को ठीक से देखिए तो मैं अभी दिखा दूं आपको। ये देखिए, चाइना एशिया में पाया जाता है, इंडिया एशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया एशिया में पाया जाता है, पाकिस्तान एशिया में पाया जाता है, बांग्लादेश एशिया में पाया जाता है, रशिया एशिया में पाया जाता है। 6 ऐसे मोस्टली पॉपुलेटेड देश हैं जो एशिया में पाए जाते हैं। बाकी और कौन है? तो यूएसए, ब्राजील, नाइजीरिया और मैक्सिको ऐसे देश हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन ये एशिया के बाहर के देश माने जाते हैं। तो ऐसे देखा गया कि बहुत बड़ा एरिया जो कि पॉपुलेशन कवर अप करता है वो इंडिया और चाइना अपने आप मिलकर कर रहा है। यहां से मैप में देखकर समझ सकते हो। और बाकी देश में सबसे छोटा कौन है? मैक्सिको। तीसरे नंबर पे कौन है? रशिया। चौथे पर कौन है? इंडोनेशिया। पांचवें पर ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ये देश के नाम और इनके क्रम आपको याद कर जाने। तो इसी तरह से पॉपुलेशन जो है अलग अलग देशों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को हमारा पढ़ना और समझना टारगेट होगा। मेरी बात सबको समझ में आई? ये थे कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। मैं इसको प्रिसाइज कर दूं जरा 2 शब्दों में, 2 टूक बता दूं। अगर आपसे कभी पूछे वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन या कुछ बारे में बताओ, तो बताएंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन कहते हैं, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। ये रहते हैं कहां पर? विलेज और रूरल एरियाज।
ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये अनइवनली फैले हुए हैं, उसके पीछे ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। मेरी बात समझे? अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो ओवरऑल विश्व की जो पॉपुलेशन नापी गई वो 6 बिलियन नापी गई 21st सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 2000 मिलेनियम ईयर जब खत्म हुआ तब। लेकिन अभी तो 23 साल बीत गए, तो 23 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो अभी का डाटा कहता है 8 बिलियन डॉलर हो गई, 8 बिलियन हो गई, सॉरी डॉलर बोल दिया मैंने, ठीक है। और 8 बिलियन जो है वो पहुंच गई, मतलब 23 साल में 2 बिलियन बढ़ गई। लेकिन शुरुआती दौर में फर्स्ट स्टेज में जो इसको बढ़ने में स्पीड लगी वो बड़ी स्लो स्पीड थी, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है। कई हजार सालों में बहुत कम ह्यूमंस पैदा हुए, लेकिन हाल ही के पिछले कुछ समय के दौर में अगर देखा जाए तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 12 साल के अंदर अपनी पॉपुलेशन का क्या हो जाता है, स्पीडली तेजी से डेवलपमेंट होती है। सॉरी। तो ये हुआ हल्का इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ डेटाज दिए मैंने, जॉर्ज बी क्रेसी की एक डेफिनेशन दी, ठीक है, और कुछ मैप और वो बार ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी चीजें कुछ सीखी, ठीक है। मेरी बात समझे? आइए अब हम देखते हैं अपने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। याद रखिएगा हल्का इंट्रोडक्शन ही दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आज की क्लास इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी भी होती है। पॉपुलेशन की डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो सकता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 लोग रहते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया आराम से रह लेंगे। लेकिन उसी दूसरे देश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 लोग रहते हैं, तो कौन सा वाला पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हुई? डेंसिटी का मतलब होता है एक निश्चित एरिया में निश्चित पीरियड के लिए ज्यादा लोग रहते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल का, किसी पर्टिकुलर पार्ट का, पार्टिकल्स का, या किसी भी इंडिविजुअल का पास पास होना उसकी डेंसिटी बताती है। मान लो एक बड़ा कमरा है, उसमें 100 लोग हैं, तो बोलेंगे कि इस कमरे की डेंसिटी ज्यादा है। और एक कमरा है इतना ही बड़ा जिसमें 2 लोग हैं, तो उसकी डेंसिटी कम है। ऐसे ही कुछ देश होते हैं, देश छोटा सा उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, देश छोटा सा उसमें बहुत कम लोग हैं तो उसकी डेंसिटी कम है। तो ये डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन और उसकी एरिया पर। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं? ओवरऑल पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी डेंसिटी कम है कि ज्यादा। मेरी बात समझ गए? तो कुछ देश डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें तो बिहार क्या है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, ठीक है, बहुत लोग हैं यूपी में। लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ऐसे समझो, यूपी में 1000 लोग हैं, बिहार में 800 लोग हैं, तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? 1000 की, यूपी की। लेकिन मैं कहूं कि सर बिहार में ये जो 800 लोग हैं, यूपी तो मान लो बहुत बड़ा है एरिया में, बिहार तो देखो एरिया में छोटा लग रहा, एरिया में छोटा लग रहा, और ऊपर से 800 लोग, तो ये इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मतलब अभी तक में राज्यों में सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसका एरिया छोटा, पॉपुलेशन ज्यादा, एरिया छोटा, इसलिए इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा। मेरी बात समझ गए? तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दो, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से निकाल लिया। और फिर इंट्रोडक्शन है, तो मैं बता दूं कि पॉपुलेशन को हमेशा से इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है, आइए चलिए एक बार हम देखते हैं, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को हम आगे की क्लासेस में और डिटेल पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने कहा ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, मतलब पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, यही 4 मुख्य रीजन होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन आगे पीछे होती है। समझे मेरी बात? गांवों की पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, लेकिन शहरों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। गांव में कम फैसिलिटीज है, लेकिन शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमी, सरकार की पॉलिसीज और तरह तरह की जो है अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ आदि मेडिकल चीजों के कारण लोग वहां मूव करते हैं। तो माइग्रेशन भी एक इसमें पार्ट आया कि भैया ये जो पॉपुलेशन है, मान लो मेल और फीमेल से मिलकर बनी है, तो ये मूव भी करती है ना कहीं कहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर
या बुरी चीजों से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है, तो हम लोग माइग्रेशन और उसके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। मेरी बात समझे? तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सोशल फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कहते हैं वो होता है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है। आइए इसको समझकर आज की क्लास का कंप्लीट सेशन करें। आज की क्लास बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, बस मैंने ये बताया है कि इंट्रोडक्शन क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन के, कुछ फैक्ट्स डिटेल्स और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स एंड उसके कंपोनेंट्स। तो आइए चलिए हम लोग इन्हीं तीनों को, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल और सोशल फैक्टर्स को ठीक से पढ़ जाएं और आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझें। और याद रखिएगा ये एनसीईआरटी मैंने एकदम लेटेस्ट उठाई हुई, इन सारी चीजों को अभी मैं आप लोगों को अपने बनाए हुए नोट्स से शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में भी समझाऊं। याद रखिएगा फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, पॉपुलेशन को, वो क्या है, चलिए देखते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्ट, नाम से ही लग रहा कि भैया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी जहां पर जितना ज्यादा होगा वहां पर उतनी इंडस्ट्रीज होगी, नेविगेशन अच्छा होगा, पानी होगा तो कैटल्स को चला सकते हैं, बात करने के लिए अच्छा है, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और क्रॉप्स प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है, एनिमल रियरिंग कर सकते हैं वहां पर। पानी की अवेलेबिलिटी है तो सारी जनता वहीं जाएगी। आपने बचपन से भी पढ़ा होगा कि वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी पानी के पास विकसित हुई, कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है वो नदी घाटी के पास, ह्यूमन वैली, रिवर वैली के पास ही, पानी के पास, कि सबको चाहिए पानी। तो इसीलिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के वजह से होती है। इंडस्ट्री खोलना है तो भी पानी चाहिए, एग्रीकल्चर करना है तो भी पानी चाहिए, कोई भी रेसिडेंस रहना है तो भी पानी चाहिए, किसी भी एक्टिविटीज चाहिए तो पानी चाहिए। तो इसलिए पानी के पास हम ज्यादा रहते हैं। और चलो पढ़ो, दूसरा इन्फ्लुएंस है जो ज्योग्राफिकल फैक्टर में दूसरा पार्ट आता है, तो बताएंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर का पानी के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंड फॉर्म्स। हम बर्फ में नहीं रहेंगे, हम आइलैंड में नहीं रहेंगे, हम जंगल में जाकर नहीं रहेंगे, हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे जहां पर ज्वालामुखी हो, हम एकदम पहाड़ के ऊपर जाकर नहीं रहेंगे, आने जाने में प्रॉब्लम होगी। हम कैसी जगह रहना पसंद करते हैं, जहां पर बिल्कुल प्लेन हो, एकदम फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया, जेंटल स्लोप हो, जहां पर से रोड बन सके, बिल्डिंग्स बन सके, जहां भूकंप वगैरह ना आए, जहां पर पानी जल्दी से चढ़ ना जाए, बाढ़ ना आ जाए, ठीक है, वाटर लॉगिंग ना हो, तरह तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी जगह सुविधा के साथ रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं। मेरी बात समझे? तो इसलिए यहां पर रहना पसंद करते हैं, और यहां पर रहेंगे तो हम रोड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अपना रेसिडेंशियल आवास बना सकते हैं। लेकिन माउंटेन और हिल्स पे ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं, वहां पर हिंड्रेंस आएगा, तरह तरह की नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आएगी। नहीं चले जाओ पहाड़ों में, जंगलों में, आजकल हमें इंटरनेट भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गंगा के प्लेन्स में रहें, या किसी ऐसी नदी घाटी के, गंगा के प्लेन्स में रहना इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि पानी की अवेलेबिलिटी भी है, और प्लस जो ज्यादा हो गए पानी के पास के लोग, उनसे उनके घने घने में रहकर तो जाकर रहेंगे नहीं, एकदम जबरदस्ती घुस कर, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं हम पानी से, ठीक है, और वो हम प्लेन्स के पास रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बढ़िया सुटेबल फॉर्म कहां पर हो जाता है, लैंड फॉर्म पर रहना। तीसरा ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो बताएंगे कि सर ज्योग्राफी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। देखो पानी भी अवेलेबल है, ठीक है, और प्लेन भी अवेलेबल है, लेकिन वहां बहुत गर्मी पड़ती है। आप वहां रहेंगे, चले जाइए अफ्रीका के कॉन्गो जायरे नदी के पास रहिए, ठीक है, नहीं रहेंगे। क्यों? अमेज़न नदी के पास जाइए, रहिए, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि पानी भी है, लैंड फॉर्म भी है, लेकिन नहीं रह रहे हो। तो तीसरा फैक्टर क्या है, तो बताएंगे कि सर वहां क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। पता चला एकदम भयानक गर्मी पड़ रही, कौन रहेगा? मैं कह रहा हूं पानी तो हमें हर जगह मिल जाएगा, लैंड हमें, प्लेन लैंड हर जगह मिल जाएगा, लेकिन क्लाइमेट नहीं अच्छा है तो क्या करोगे रहकर? गर्मी दिन भर उलझन रहेगी, गर्मी रहेगी, पसीना होता रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। आप कैसा रहना पसंद करेंगे? जहां क्लाइमेट भी फेवरेबल हो। तो बहुत अच्छा मैटर करता है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अच्छी जगह है कि जहां पर हार्श क्लाइमेट ना हो। जैसे कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट में हम नहीं रहेंगे, जहां पर आइस जम गई है पोल्स के पास हम जाकर नहीं रहेंगे। हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहेंगे जहां पर बहुत ज्यादा सीजन का वेरिएशंस होता। हार्श क्लाइमेट में तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते, जहां रेनफॉल हो रही है और तूफान आ रहा,
ठीक है, हम ऐसी जगह रहेंगे जैसे मेडिटेरेनियन रीजन को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेट रहती है, इस वजह से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। आइए चलिए, हमने देखा कि सॉइल्स, अगर हम सॉइल्स की बात करें, चौथा फैक्टर होता है सॉइल। मान लो क्लाइमेट भी अच्छा है, पानी भी मिल रहा है, लैंडफॉर्म भी मिल रहा है, लेकिन वहां मिट्टी उपजाऊ ही नहीं, कितने दिन वहां रहोगे? फिर शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा या ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो चौथा फेवरेबल कंडीशन होता है सॉइल, ताकि वहां एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सके और अलाइड एक्टिविटीज कर सके। एलुवियल सॉइल रहे तो ज्यादा बचे, ऐसी फर्टाइल मिट्टी जो लूमी हो, एलुवियल हो और हमें सपोर्ट करे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को बढ़ाने में, ताकि हम वहां पर रह सके और अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके फेवरेबली। दूसरा फैक्टर आता है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में 3 चीजें होती है, याद रखना, मिनरल्स और अर्बनाइजेशन, और तीसरा फैक्टर जो होता है वो आपका होता है इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, जहां पर मिनरल्स होंगे, जहां पर माइनिंग होगी, वहां पर हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, वहां पर इंडस्ट्री खुलेगी तो हम और जाएंगे वहां जॉब लेने। कम स्किलफुल है, अनस्किलफुल है या स्किलफुल है, तीनों को वहां जॉब मिल जाएगा। जो स्किलफुल है उनको मैनेजमेंट का जॉब मिल जाएगा ऑफिस में, व्हाइट कॉलरशिप। जो कम स्किलफुल हैं, केवल हाथ चला सकते हैं, मजदूर हैं, तो उनको ब्लू कॉलरशिप वाली जो है जॉब मिल जाएगी, जो कि मजदूर को होती है। ठीक है, मेरी बात समझे? तो सेमी स्किल या स्किल वर्कर किसी भी तरह के लोग हों, अगर मिनरल्स अवेलेबल है तो इंडस्ट्री खुलेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट होगा और हर तरह के लोग वहां जाएंगे अपनी फैमिली लेकर। जैसे एग्जांपल देख लो, कटंगा जाम्बिया का कॉपर बेल्ट जो है अफ्रीका में है, यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई केवल इसलिए कि लोग वहां जाकर जॉब कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन बहुत जरूरी है, अगर गांव है तो लोग कम रहेंगे, शहर बन जाए तो लोग वहां जाएंगे, आना जाना लगेगा, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इसलिए वहां पर रहना बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन अच्छी मिल रही, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल रहा, मेडिकेशन फैसिलिटी अच्छी मिल रही, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज अच्छे हैं, वहां पर इंटरटेनमेंट, गुड सिविक लोग हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, इसीलिए रूरल के लोग मूव कर जाते हैं सिटीज की तरफ, और सिटीज की साइज बढ़कर मेट्रो, और मेट्रो के बाद फिर मेगा हो जा रही। इसलिए ज्यादातर लोग किसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ाते हैं? अर्बनाइजेशन की वजह से। मेरी बात समझे? आइए, एक और इकोनॉमिकल रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आप चले जाओ नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पुणे, बेंगलुरु, ये सब जगहों पर पॉपुलेशन आपको बहुत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आते हैं। अब कुछ लोग आएंगे तो भीड़ जमेगी, तो उसके लिए बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए छोटे लोग, मजदूर, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हर तरह के, फेरी वाले, रेस्टोरेंट खोल देंगे, रेस्टोरेंट खुलेगा तो 10 लोग और आएंगे, तो ये एक पूरा हब बनता गया। तो इस तरह की फील्ड को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। बड़े लेवल पर लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बैंक एम्प्लॉयज भी आकर रहेंगे, शॉपकीपर भी आ जाएंगे, ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल। कोबे ओसाका जापान का जो रीजन है, आप जाएंगे देखेंगे तो जापान में थिकली पॉपुलेटेड माना जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो क्या है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्शन है, वहां लोग आना जाना शुरू कर दिया, माइग्रेशन की वजह से वो बढ़ गए, ना कि जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ की वजह से नहीं हुआ ऐसा। मेरी बात समझे? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो माना जाता है वो माना जाता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। याद रखिएगा, सोशल फैक्टर में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं इसको पढ़ के समझाता हूं। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। काशी, बनारस में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। तिरुपति बालाजी जाते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा जाते हैं, एकदम पैसा लगाकर खूब रहते हैं वहां पे, लोग दिन भर रहते हैं। ऐसा सेक्शन जो रिलीजियसली या कल्चरली भी पुराना है। संगम में देखो इतनी भीड़ क्यों लगती है उस दिन, तो थोड़े से लोग रिलीजियस और कल्चर अपने सोशल एक्टिविटीज को अच्छे से सोसाइटी में रह सके, रेसिडेंशियल आवास बना सके। पुराने पैतृक जमाने में दादा परदादा रहते थे, उनके लिंक्स हैं, लोग हैं, उन्हीं के परिचय के लोग, उन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए लोग वहां रहना पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी एक फैक्टर माना जाता है कि अच्छा, मेरी बात समझे, ऐसी जगह लोग रहेंगे जहां पर लोग सोशल हो, अनसोशल हो, जंगल हो, रावण राज्य हो, वहां नहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, दंगे होते रहते हैं, वहां पर कोई नहीं रहना पसंद करे। वहां पर कम्युनिटी को लेकर भेदभाव हो रहा, दो अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि झगड़ा होता रहेगा। अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही सोसाइटी, सोशल एक्टिविटीज के साथ रहें, एक ही जैसे त्योहार हो, एक ही जैसे लोग हो, एक ही जैसी सोच हो, एक दूसरे की मदद करते हुए। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट भी ऐसी जो है ऑफर निकालती है जहां पर पीपुल्स को ऐसा मिल जाए
कि भैया वो अपने ही क्या हो सोसाइटी के साथ रह सकें। और अगर कई बार गवर्नमेंट ऐसे भी ऑफर्स निकालती है कि ज़्यादा वो हो गया है अगर एक जगह पर, तो वो दिखाते हैं कि ऐसी ही सोसाइटी दूसरी जगह बना दी है, आप वहाँ चलिए। तो कई बार इस तरह से मैटर हो जाता है कि सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट घटता बढ़ता रहता है, या ह्यूमन पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये विश्व स्तर पर होता है। मेरी बात समझे? तो अब इसी चीज का जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसी का वर्जन अब हम लोग आइए अपनी बुक से, अपने नोट्स से, बुलेट पॉइंट्स में भी देख लेते हैं, जो हमने एनसीईआरटी से देखा। वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड इसके ग्रोथ के बारे में इस चैप्टर को पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। हमने देखा कि पूरे विश्व में 10% एरिया में कुल आबादी का 90% लोग रहते हैं, और केवल ऐसी 10 कंट्रीज हैं जिसमें विश्व के 60% लोग रहते हैं। और वो देश कौन कौन से हैं, यहां पर मैंने नाम लिख दिया, जिनमें से 6 कंट्रीज एशिया में आती। अगर हम पूछे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन किन लोगों से मिलकर बनी है, तो पीपुल ही उसका बेसिक कंपोनेंट है। और पीपुल 2 तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। यही चीज मैंने एनसीईआरटी में दिखाई। आओ, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बताएंगे कि सर ज्योग्राफिकल के 3 फैक्टर्स थे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, एक चौथा और था। चौथा क्या था, तो बताएंगे सर हम लोग का चौथा फैक्टर क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक चीज और थी ना, क्या था, सॉइल्स, ये भी था ना। ज्योग्राफी के 4 फैक्टर्स है जिसको हम लोगों ने पढ़े। इकोनॉमिक्स के 3 फैक्टर्स हैं, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सोशल के भी हम लोगों ने देखे, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल रीजंस के, गवर्नमेंट की इंटेंसिव पॉलिसी के कारण भी हम समाज में इधर उधर रहते हैं। जहां पर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी दे रही, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, लोग वहां जाकर रहने लगे। तो ये सारे फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन। एक और चीज हम लोगों ने देखी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालने का बहुत आसान तरीका है, पॉपुलेशन को उसके एरिया से भाग दे दो, या फिर मैंने जो बताया 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, कम लोग हैं तो डेंसिटी कम है। See the definition, the density of population is ratio between the numbers of the people living in a square kilometer of area, is usually measured in this formula। ऐसे नापा जाता है, और इस तरह से ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब इसी के फैक्टर्स, पॉजिटिव ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ेंगे कि ये जो एरिया है ये कोई लो, मीडियम और हाई डेंसली पॉपुलेशन में क्लासिफाइड। अगली क्लास में हम लोग इसका डिटेल करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, हम लोग पिछले अगली क्लास में कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल और अर्बन जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, प्लस जो हम लोग के माइग्रेशन का पार्ट है वो भी हम अगली क्लासेस में इसको देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रोकते हैं, सफिशिएंट था, इंट्रोडक्शन समझ में आया। वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन डन हो गया। इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें हम लोगों ने पढ़ी, इसको रिवीजन कर लो। अगली वीडियो में आपको और भी डिटेल्स चीजें मिलेंगी। तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।